तो चलो हम देखेंगे। Yes. So what we have done last time. अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या किया था याद है सबको? We have proved the Kirchhoff's law, right? Kirchhoff's law हमने प्रूव किया था, and Kirchhoff's law tells simply as that the coefficient of absorption is exactly equal to the coefficient of emission. So A is equal to E. ये सिंपल सा जो स्टेटमेंट है वो Kirchhoff's law कहलाता है, और उसका प्रूफ हमने देखा था किस तरह से उसको प्रूव किया जाता है। Okay, तो अभी हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो ये है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस मतलब कोई भी ब्लैक बॉडी को जब हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखते हैं तो उसकी वजह से वो हीट इमिट करता है। बेसिकली इसका रीजन ये है, हम इस तरह से उसको समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, राइट? तो कोई भी बॉडी जो है वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स से बना हुआ है। सपोज ये एक बॉडी है, और ये हम जानते हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंटेन चार्जेस, इनके अंदर चार्जेस होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं अगर गैस, सॉलिड और लिक्विड के बारे में अगर कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि गैस के बारे में ये जो है ना, उसका जो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है मतलब रैंडम मोशन, वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ gas are moving in different directions in different velocities in this way randomly। तो अलग अलग डायरेक्शंस में ये मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव हो रहे होते हैं, और उसकी वजह से इनका जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर एक्चुअली एक तरह से इन मॉलिक्यूल्स का मोशन का एक मेजर है। जितना इनका मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा तेज होगा उतना इस गैस का टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये समझा जाता है। Means molecules of hot gas are moving faster than the molecules of cold gas। चलो ठीक है, अगर हम सपोज ये गैस का टेम्परेचर अगर कम करते चले जाए तो क्या होगा, समझे इसको ठीक से। अगर टेम्परेचर कम किया, अभी टेम्परेचर कम करने का मतलब क्या है इसको समझो ठीक से। हाउ कैन वी डिक्रीज द टेम्परेचर? टेम्परेचर कम करने के लिए हमको इसमें से हीट निकालना पड़ेगा, और हीट निकालने का मतलब है एनर्जी निकालना। और अगर हम एनर्जी इसमें से बाहर निकाल के लेंगे तो वो एनर्जी कहाँ से निकलेंगे? मॉलिक्यूल से ही निकालेंगे ना। तो इसलिए जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इधर उधर भाग रहे हैं, इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी में से कुछ एनर्जी हमने बाहर निकाल लिया, तब जाके हम बोलेंगे कि हीट यहाँ से निकल गया, और हीट निकालने की वजह से ये गैस जो है वो कूल हो गया, मतलब उसका टेम्परेचर कम हो गया। अभी टेम्परेचर कम हो गया मतलब ही ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स है इनका काइनेटिक एनर्जी कम हो गया। नाउ दे विल नॉट मूव विद दैट मच हाई स्पीड, and because of that the force of attraction between the molecules will become dominant, and because of that the molecules will start attracting each other, and because of that attractive force they will settle down in a particular region, and due to gravity obviously they will settle down here in the downward direction only। तो जो सरफेस के ऊपर वो रखे हुए हैं उसी सरफेस पे जाके बैठ जाएंगे, और इस स्टेट को हम लिक्विड बोलते हैं। This is called as liquid। How this liquid is formed? We can see whenever the heat is extracted from the gas, the molecules lose their kinetic energy, and because of that they slow down, and because of that the force of attraction between the molecules becomes strong, and that's why the molecules just settle down in a region, and because of that the gas is said to be converted into liquid। ये बात आई समझ में ठीक से? But still the molecules of this liquid are still in motion। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी मोशन में होते हैं, लेकिन अभी ऑब्वियसली कि गैस के जितना जो वेलोसिटी है उतना वेलोसिटी तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स का नहीं रहता, लेकिन कम होता है। बट रैंडमनेस इज स्टिल देयर। द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट,
they are migrating from one point to other point, and that is called as a liquid state. इसको हम liquid state बोलते हैं. But still the gas molecules or liquid molecules have some kinetic energy which represents their temperature. और यही reason है कि कोई भी गैस जब हम कूल करते हैं, मतलब उसमें से हीट निकालते हैं, तो उसको जब टेम्परेचर उसका कम करते हैं तो वो लिक्विड बनता है. तो मतलब लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो हमेशा गैस के टेम्परेचर से कम हुआ करता है. क्या ऐसा कभी देखा है तुमने कोई लिक्विड गर्म और उसका गैस उससे ठंडा? ऐसा नहीं होता है कभी भी. तो इसलिए देखा जाता है कि द लिक्विड इज ऑलवेज कंपेरेटिवली फॉर्म्ड एट अ लोअर टेम्परेचर देन इट्स गैस. इवन ऑक्सीजन का भी अगर देखते हो, ऑक्सीजन अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस है, नो डाउट, बट उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमको और निगेटिव टेम्परेचर में जाना पड़ेगा. -180 -150 टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा, तब जाके ऑक्सीजन जो है वो लिक्विफाई तक हो पाता है, लिक्विफाई होता है. इससे इससे भी और कम टेम्परेचर पे जाके वो सॉलिडिफाई होता है. अभी सॉलिडिफाई होता है मतलब क्या होता है? अभी देखो, इसमें से अगर हमको और टेम्परेचर कम करना है तो उसके लिए इसमें से और ज्यादा हीट निकालना पड़ेगा. अगर हम लिक्विड में से भी अगर हीट निकालते जाएंगे तो सीधी बात है कि इसमें से जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स का जो है बचा हुआ जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी भी हम खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं. अगर इन्होंने अगर ये काइनेटिक एनर्जी भी अगर खो दिया तो उसके बाद फिर उनको मूव होने के लिए कोई रीजन ही नहीं बचेगा. और अगर उनको वो अगर मूव नहीं होंगे तो ऐसे पॉइंट पे वो एक ही जगह पे बैठ जाएंगे और एक ही जगह पे वो कंडेंस हो जाएंगे, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विल बिकम मच मच स्ट्रॉन्गर, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सॉलिड. इसको हम सॉलिड बोलते हैं. अभी सॉलिड के अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू माइग्रेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, बट दे कैन जस्ट वाइब्रेट. वाइब्रेशंस तो चलेंगे, नो डाउट. भले वो सॉलिड बन गया तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लिक्विड मॉलिक्यूल्स सॉलिड के मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकते, बिल्कुल नो डाउट, लेकिन वाइब्रेट तो करेंगे ना. वाइब्रेट करने के लिए उनको किसने रोका है? बिल्कुल नहीं. तो वाइब्रेट तो वो करके ही रहेंगे. बट अभी देखो कि सॉलिड जब वो बन गया तो सॉलिड भी और एक कम टेम्परेचर पे बनेगा. सपोज T1 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड बनता है, तो ये T1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज गोइंग टू बी स्टिल स्मॉलर देन T2. मतलब सॉलिड इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट अ लेस टेम्परेचर देन liquid, and that's why the temperature of solid is always less than the temperature of liquid of that same kind. So अभी चलो ठीक है, सॉलिड स्टेट में फिर क्या होता है? वाइब्रेशन तो होते ही नहीं है, क्योंकि हमने तो उसमें से पूरा का पूरा एनर्जी निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया. बट फिर भी वाइब्रेशंस तो बाकी है ना, वाइब्रेशंस तो चल रहे हैं. अभी अगर हमको ये वाइब्रेशंस भी अगर स्टॉप कराने हैं तो उसके लिए इसमें से हमको और एनर्जी निकालना पड़ेगा, और ज्यादा हीट निकालना पड़ेगा. जैसे जैसे हम इस सॉलिड में से हीट निकालते जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेशंस करना भी बंद करेंगे, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, वो वाइब्रेशन भी बंद हो जाएंगे. एंड जब ऐसा होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, दैट इज 0 केल्विन टेम्परेचर, रिमेंबर, which is obtained at -273 डिग्री सेल्सियस. ये टेम्परेचर तुमने पहले भी सुना होगा. This is the minimum temperature that is achieved, that can be imagined in the nature, and this temperature is such one or such a temperature at which the kinetic energy of all these molecules becomes zero. Not only kinetic energy but vibrational energy also just becomes zero, and the molecules of solid doesn't वाइब्रेट एट ऑल, वाइब्रेशन भी नहीं करते हैं. लेकिन चलो ठीक है, अगर ये सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेशन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इनको हम थोड़ा थोड़ा हीट देते जाएंगे, अभी उल्टा जाओ, अभी सॉलिड से हमको लिक्विड में जाना है और लिक्विड से गैस में उनको कन्वर्ट करना है. तो जैसे जैसे हम हीट देते जाएंगे तो क्या होगा, एवरी मॉलिक्यूल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. एज सुन एज द सॉलिड इज हीटेड अप, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. सपोज ये सॉलिड है और इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उनको अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से ये समझो एक मॉलिक्यूल है, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग बिटवीन द टू पोजीशंस लाइक दिस. तो ये एक पोजीशन उसका है और ये दूसरा पोजीशन उसका है, तो ये दो पोजीशंस के बीच में वो वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा. और ये एटम्स मॉलिक्यूल्स अगर वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं तो ये मॉलिक्यूल के अंदर हमको पता है न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उस पॉजिटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बनता है, और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे होते हैं.
तो जब ये एटम या मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, इस तरह से अगर आगे पीछे अगर दौड़ेगा, तो उसकी वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वाइब्रेट करेगा आगे पीछे, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगा तो उसकी वजह से जरूर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं ऑलरेडी कि एवरी वाइब्रेटिंग चार्ज गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन शॉर्ट, क्योंकि एवरी वाइब्रेटिंग चार्ज गिव्स राइज टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, and that changing electric field gives rise to the change in magnetic field, and that magnetic field produces electric field again, and that changing magnetic field produces electric field once again, and this sequence of electric and magnetic field just travels in the space in a very high speed, that is about 3 into 10 raised to 8 meter per second in the space, and that is actually called as the electromagnetic waves. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, तो दैट मींस इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि एवरी वाइब्रेटिंग एटम विल बी द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एटम में से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहे हैं, ये दूसरा एटम जो वाइब्रेट कर रहा है उसकी वजह से दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहे हैं, तो एवरी वाइब्रेटिंग एटम विल बी द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, and all these electromagnetic waves will be emitted from all the atoms in all the directions in different ways, in the different directions like this, and these electromagnetic waves will be traveling in all directions from this body, and these electromagnetic waves are emitted from every body which is not at minus 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब कोई भी बॉडी अगर मान लो कि किसी भी टेम्परेचर पे है, अगर माइनस 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी अगर है, तो भी वो इस टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जरूर इमिट करता रहेगा। और ये देखा जाता है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स के रेंज में आ जाता है, जिसके कारण ही हम बोल सकते हैं कि ये जो वाइब्रेशंस इसमें इस बॉडी में से निकल रहे हैं वो एक्चुअली रेडिएशंस है, हीट रेडिएशंस है, और ये हीट रेडिएशंस इस बॉडी में से निकलते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि अगर कोई भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो जैसे उससे बढ़ता जाता है, तो इट कैन अफोर्ड टू इमिट द हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस। देखो अगर सपोज कोई बॉडी को हम लो टेम्परेचर पर रखते हैं, suppose the temperature of the body is going to be small, then we can say that it will emit the vibrations of very large wavelength like this. But if the temperature is increased, अगर temperature हम increase करेंगे तो उसकी वजह से जो waves emit करेगा, electromagnetic waves जो emit करेगा, वो electromagnetic waves के जो ये frequency है वो ज्यादा रहेगा, मतलब उसका wavelength कम रहेगा, ये हम देख पाते हैं। That means any body can be, whenever its temperature is increased, then it can afford to emit the high frequency radiations like this. अभी देखो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस कौन से होते हैं, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, ओके सो सॉरी, सो बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी के जो वेव्स है, तो कोई भी बॉडी हाई फ्रीक्वेंसी के वेव्स इमिट करना तभी अफोर्ड कर पाता है जब वो हाई टेम्परेचर पे होता है, उसका टेम्परेचर जब बढ़ता है। देखो उसको हम इस तरह से देख सकते हैं, अगर सपोज हमने एक ब्लैक बॉडी को अगर हाई टेम्परेचर पे रखा, और अगर अगर उसमें से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं उसका अगर हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया,
जिसमें एक्स एक्सिस पे हमने डाल दिया सपोज वेवलेंथ, और वाई एक्सिस पे हमने डाल दिया इंटेंसिटी। देखो ठीक से, ये है इंटेंसिटी और उस तरफ है वेवलेंथ। तो इस बॉडी में से जो निकलने वाले वेव्स है, तो इन वेव्स के अंदर सभी टाइप के वेव्स होते हैं। समझो ये ब्लैक बॉडी है, जिसको हमने कुछ हाई टेम्परेचर पे रख दिया है, सपोज 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रख दिया है, तो चलो 800 केल्विन टेम्परेचर पे रख दिया है। तो उसकी वजह से उसमें से जो निकलने वाले वेव्स है, उसके अंदर सभी टाइप के रेज रहेंगे, गामा रेज भी रहेंगे, एक्स रेज भी रहेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज भी रहेंगे, लेकिन हर एक वेव्स का जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा। तो इसलिए हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो इंटेंसिटी है, सपोज अभी यहाँ पे ये जो वेव्स है, ये इस वेव इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, वो हमको पता है कि सबसे स्टार्टिंग में जो है गामा रेज आ जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं एक्स रेज, उसके बाद फिर आ जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, फिर उसके बाद आ जाते हैं विजिबल कलर, तो उसमें विप्योर पूरा आ जाता है। देखो वायलेट से लेके रेड तक ये पूरा जो है ये स्पेक्ट्रम आ जाएगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रो इंफ्रारेड रेज, विच आर द हीट रेज, एंड उससे उससे भी आगे जाके हम देख सकते हैं, उसके आगे आ जाते हैं माइक्रोवेव्स। ओके, तो अभी देखो ये सभी रेज जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या स्पेक्ट्रम के पार्ट्स है, सभी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही, लेकिन इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होता है और वेवलेंथ बहुत कम होता है। इनका वेवलेंथ थोड़ा ज्यादा होता है, इनका वेवलेंथ और ही ज्यादा होता है, इनका वेवलेंथ और ज्यादा होता है, इनका और ज्यादा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि वेवलेंथ जो है वो बढ़ता जाता है, जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं ना, तो वैसे वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है। ये ग्राफ जो है वो वेवलेंथ के हिसाब से ही हमने ड्रॉ किया है, और जैसे वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम होता जाता है। ठीक है, तो अभी लेकिन इसमें क्या है ना कि जैसे वेवलेंथ बढ़ता जाता है तो वैसे एनर्जी भी कम होता जाता है, याद रखो से, क्योंकि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। गामा रेज आर एनर्जेटिक रेज, वी नो दैट gamma rays are very energetic rays. X rays are less energetic than gamma rays. Then again ultraviolet rays are less energetic and so on like that up to this microwaves. ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं आराम से कि ये सभी जो रेज है, अभी सपोज ये सभी रेज तो इमिट किए जाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, 800 केल्विन सपोज टेम्परेचर हमने कर दिया, तो इसका अगर इंटेंसिटी का अगर ग्राफ हमने निकाला तो इस तरह से कुछ हमको दिखाई देगा। The vibrations or the radiations emitted by this black body will include all type of rays, but one type of rays will be emitted with maximum intensity. ये देखो, ये जो टाइप के रेज है ये सबसे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ इमिट किए जा रहे हैं, इसलिए, और ये जो रेज है ये माइक्रोवेव्स रीजन में फॉर्म होते हैं, इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कहलाता है, और उस 800 डिग्री सेल्सियस या 800 केल्विन टेम्परेचर पे वही वेवलेंथ वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ इमिट कर सकता है। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो हमने इसी बॉडी को अगर 1000 केल्विन पे अगर रख दिया, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इट विल इमिट ऑल टाइप ऑफ वेव्स स्टिल फर्दर। अभी भी वो सभी अलग अलग टाइप के वेव्स इमिट करेगा, नो डाउट, लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसा होगा जो वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ इमिट करेगा, और वो जो वेवलेंथ है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब कौन से, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये लेफ्ट तरफ वो शिफ्ट हो गया, ये हम समझ सकते हैं आराम से। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी हैज बीन शिफ्टेड लेफ्टवर्ड्स एज सून एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। तो ये देखो यहाँ पे 800 केल्विन टेम्परेचर पहले था, अभी इस बॉडी को हमने 1000 केल्विन टेम्परेचर पे रखा है, इसलिए उसका जो वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो गया, शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड में। इवन और अगर हम सपोज इसको 1200 केल्विन टेम्परेचर पे अगर रखते हैं, तो पता चलता है कि ये जो वेव्स है, ये सभी टाइप के वेव्स वो अभी भी इमिट करेगा, नो डाउट, लेकिन क्या है ना कि इट विल इमिट द वेव्स of particular wavelength with a maximum intensity, and that maximum intensity will be here, will just still shifted towards left side। तो और भी लेफ्ट साइड में वो शिफ्ट हो जाएगा, देखो क्लियरली दिखाई दे रहा है ठीक से।
तो जैसे जैसे हम यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा कि वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब जिस वेवलेंथ को वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ इमिट करना प्रेफर करता है, फेवर करता है, उस टेम्परेचर पे वो कम कम होता जाएगा। जैसे अगर 1500 केल्विन पे अगर इसको हीट करते हैं तो बाकी सभी वेवलेंथ भी इमिट होंगे उस टेम्परेचर पे भी, लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ इमिट किया जाएगा, और वो इंटेंसिटी जो है और ये वो वेवलेंथ जो है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये हम देख सकते हैं क्लियरली। अभी यहाँ पे ये जो वेवलेंथ है वो रेड के आसपास आ गया, देखो ठीक से। विबग्योर जो है, विबग्योर के अंदर जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये माइक्रोवेव्स दिखते नहीं है, इंफ्रारेड रेज दिखते नहीं है, लेकिन सबसे पहले दिखने वाला रेज कौन सा इमिट होगा? रेड ही इमिट होगा कि नहीं? इसीलिए हम देखते हैं कि रेड हॉट आयरन जो बोलते हैं ना, रेड हॉट आयरन, आयरन को या कोई भी एलिमेंट को या कोई भी जो मेटल है उसको जब हम हीट करते हैं तो वो सबसे पहले हमेशा रेड बनता है। कोई भी एक निडल ले लो या कोई भी किला जो है वो अगर सपोज फ्लेम्स के अंदर अगर रखो कुछ देर तक, तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे इसका जो टिप पॉइंट है वो हमेशा लाल बनता जाता है। और ये लाल रंग कलर जो है वो लाल कलर यही दिखाता है कि whenever the temperature of a body is increased, it starts emitting red color first, and then it starts emitting other colors like orange, yellow, and at last only, and finally it emits violet color actually। तो ये वायलेट कलर इमिट करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे उसको लेके जाना पड़ता है। चलो अगर सपोज हमने इसको और ज्यादा टेम्परेचर पे अगर रखा, सब जस्ट लाइक 1800 केल्विन टेम्परेचर पे अगर रखा, तो पता चलता है कि वो बॉडी जो है वो और ज्यादा टेम्परेचर पे जाने की वजह से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ इमिट करेगा, और वो जो वेवलेंथ है वो एक्चुअली वायलेट या येलो के आसपास रहेगा। और इसीलिए हम देख सकते हैं क्लियरली कि किस तरह से ये बॉडी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, उसको लैम्बडा मैक्स से डिनोट किया जाता है। क्या से व्हाट इज लैम्बडा मैक्स? The wavelength corresponding to maximum intensity. This is called as lambda max, and this lambda max just goes on shifting towards left side more and more as we go on increasing the temperature like this। ये जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं ना वैसे वैसे ये वेवलेंथ कम होता जाता है। तो ये समझो 1200 केल्विन, ये सपोज 1500 केल्विन, ये और जाके 1800 केल्विन, and so on like that we can just increase the temperature still further and get the wavelength to be decreased still further, and hence we can formulate the Wein's displacement law now। तो अभी we are in a position to understand what is Wein's displacement law actually। तो Wein's displacement law क्या कहता है, समझो इसको ठीक से। It tells us simply that the wavelength corresponding to maximum intensity means lambda max। ये जो लैम्बडा मैक्स हमको मिल रहा है, इट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जितना हम बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे ये जो वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो कम होता जाएगा। इट विल गो ऑन शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस लेफ्ट साइड, एंड दैट्स व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड एज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो ठीक से, वेन्स डिस्प्लेसमेंट, व्हाट डिस्प्लेसमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, समझा ठीक से, कौन सी डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं? तो ये वही डिस्प्लेसमेंट है, ये जो वेवलेंथ का मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो वेवलेंथ है वो इस तरफ डिस्प्लेस होता है, मतलब यहाँ पे शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, एंड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हियर इज कॉल्ड एज वेन्स कांस्टेंट। रिमेंबर दिस लैम्बडा मैक्स विल एक्चुअली बी इक्वल टू some constant b upon capital T, where b is called as Wein's constant, and this we can also write this as lambda max multiplied by T is going to be equal to constant, that is b। तो ये जो लॉ है ये Wein's displacement लॉ कहलाता है, और ये Wein's constant जो है उसका वैल्यू है अबाउट 2.9 into 10⁻⁻3। अच्छा यूनिट क्या होगा उसका हम समझ सकते हैं आराम से, मीटर केल्विन, बिल्कुल मीटर केल्विन। तो ये हमको याद रखना है अच्छी तरह से। दिस इज द वेन्स कांस्टेंट, तो ये वेन्स कांस्टेंट है। और यूजिंग वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वी कैन अंडरस्टैंड, सबसे पहले तो ये हम समझ सकते हैं कि व्हाई अ सब्सटेंस बिकम्स रेड हॉट व्हेन इट इज हीटेड। तो एट अ वेरी हाई टेम्परेचर जब भी कोई सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो कोई भी सब्सटेंस हमेशा पहले लाल ही क्यों बनता है? क्योंकि जब हम हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद
ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ इमिट करता है, मतलब जो वेवलेंथ इमिट करता है मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ, वो वेवलेंथ कम होता जाता है, और सबसे पहला दिखने वाला वेवलेंथ जो है वो रेड कलर का ही होता है, और इसीलिए हमको सबसे पहले वो रेड कलर का दिखाई देता है, और उसके बाद वो फिर बाकी सब कलर्स इमिट करना चालू करता है। और जब वायलेट कलर इमिट करना चालू करेगा तो फिर तो सभी कलर्स इमिट होंगे उसमें से, तो इसलिए व्हाइट कलर उसमें से हमको मिलेगा। तो ये हमको समझना है अच्छी तरह से। और यही रीजन है कि क्यों वायलेट कलर का जो फ्लेम होता है वो हमेशा कहा जाता है कि इट इज वेरी हॉट देन द रेड कलर फ्लेम, रेड और ऑरेंज कलर फ्लेम। तुमने देखा होगा जो एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं उनको पता होगा, जो बर्नर होता है तो बर्नर में से जो फ्लेम्स निकलते हैं, तो वो फ्लेम्स अगर वायलेट कलर के हैं, मतलब ब्लू कलर के अगर है, तो कहा जाता है कि गैस का इफिशियंसी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब हमको ज्यादा अच्छी तरह से इफिशिएंट गैस मिल रहा है, मतलब कम से कम गैस यूज करके हमको ज्यादा हीट मिल रहा है। लेकिन अगर वही वहां पे अगर सपोज येलो टाइप के अगर फ्लेम्स है, येलो कलर के अगर फ्लेम्स है, तो हम समझते हैं कि गैस इज गेटिंग वेस्टेड। तो यहाँ पे वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, मतलब गैस जो है वो उतना इफिशियंट नहीं है। तो ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि ब्लू कलर का जो फ्लेम है उसका टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि ब्लू कलर का फ्लेम हमेशा ज्यादा टेम्परेचर पे इमिट किया जा सकता है, जबकि येलो कलर का जो फ्लेम है वो हमेशा कम टेम्परेचर पे इमिट किया जाता है। और इससे भी आगे जाके ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज करके ना हम किसी भी दूसरे स्टार या किसी भी दूसरे प्लैनेट का टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। पता है कैसे? अगर सपोज हम ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज करते हैं जो कहता है कि लैम्बडा मैक्स इज ऑलवेज इक्वल टू बी अपॉन कैपिटल टी, तो इसको हम उल्टा करके ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, टी इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्बडा मैक्स। ये अगर हम लिख देंगे इस तरह से, और समझो कि मान लो हमको सन का टेम्परेचर निकालना है, सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ सन, तो हम क्या करेंगे, सन में से जो रेज हमको मिल रहे हैं, जो हीट रेडिएशंस जो मिल रहे हैं, वो हीट रेडिएशंस का हम लैम्बडा मैक्स ढूंढ के निकालेंगे। देखो सन में से जो हमको रेडिएशंस मिलते हैं उसका भी तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा कि नहीं, वो भी हर एक वाइब्रेशन इमिट करेगा, सभी वेव्स इमिट करेगा, और लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ इमिट करेगा। और वो वेवलेंथ अगर हमने प्रैक्टिकली मेजर कर लिया, इट्स फाउंड टू बी 5000 एंगस्ट्रॉम, रिमेंबर, व्हिच करेस्पॉन्ड्स टू द येलो कलर, वेवलेंथ ऑफ येलो कलर। तो ये 5000 एंगस्ट्रॉम का जो वेवलेंथ है वो हमको लैम्बडा मैक्स मिल जाता है सन के अंदर से। तो ये वेवलेंथ अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं और सब कैलकुलेशंस अगर कंप्लीट करते हैं, तो हमको मिलता है सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन टू बी सिंपली अबाउट इक्वल टू 6000 केल्विन। Imagine the sun's temperature of sun is to be estimated, can be estimated to be 6000 Kelvin approximately for the surface। हाँ, सरफेस का, कोर का नहीं, कोर का तो बिलियंस में है, बट जहां तक सरफेस का सवाल है तो सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन कैन बी प्रूव टू बी इक्वल टू 6000 Kelvin by using this Well's displacement law। Not only sun but even any other planet also। किसी भी दूसरे planet का भी अगर हम लैम्बडा मैक्स अगर निकाल लेते हैं तो उससे हमको उसका टेम्परेचर मिल जाता है, क्योंकि बी का वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है। देखो इधर ऊपर हमने जो अभी लिखा था, बी का वैल्यू है 2.9 इंटू 10⁻³ तो वो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो उससे हमको ये टेम्परेचर मिल जाएगा कोई भी बॉडी का। तो इससे हम मून का भी टेम्परेचर निकाल सकते हैं, वीनस का भी टेम्परेचर निकाल सकते हैं, या मर्क्यूरी का भी टेम्परेचर निकाल सकते हैं, जिनका चाहिए उनका टेम्परेचर निकाल सकते हैं। सिर्फ जरूरत है उनके द्वारा मिले हुए जो स्पेक्ट्रम के अंदर के लैम्बडा मैक्स के ढूंढने की। जैसे ही हमको ये ग्राफ के अंदर का लैम्बडा मैक्स मिल जाता है, तो वो लैम्बडा मैक्स का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे डाल देंगे यहाँ पे डिनोमीटर में, ताकि हमको उस बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर मिल जाए। हाँ, वंस यू गेट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कोई डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं बच जाती है उसके बाद फिर। तो ये सब हमने अभी देखा। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। अच्छा, इसमें कुछ किसी को पूछना है? यस, समझा सबको ठीक से, या कुछ पूछना है? ठीक है, चलो, तो we can move further। The next is about the Stephen's law of radiation, which is the last topic in this chapter। So basically, what is Stephen's law of radiation? देखो ठीक से, स्टीफन, अच्छा सबसे पहले हम ये कल का जो टॉपिक है एक बार रिवाइज करेंगे। प्रिवोस्ट थियरी क्या कहता है? whenever
suppose there is a surroundings and which is kept in contact with the body. सपोज हॉट बॉडी के कांटेक्ट में अगर हमने कोल्ड सराउंडिंग्स रखा तो क्या होता है, हम समझते हैं कि टेम्परेचर जो है या हीट जो है, हीट इज इमिटेड बाय द हॉट बॉडी एंड इट इज रिसीव्ड बाय सराउंडिंग्स। ऐसा ही है ना, या कुछ और होता है, या दोनों हीट इमिट करते हैं? तो हमने ये देखा था कि दोनों हीट इमिट करते हैं, कोल्ड बॉडी भी और सराउंडिंग्स भी, दोनों हीट इमिट ही करते हैं। और ये देखा जाता है कि बॉडी ने जो इमिट किया हुआ हीट है वो सराउंडिंग्स को मिलता है, और सराउंडिंग्स ने इमिट किया हुआ जो हीट है वो बॉडी एब्जॉर्ब करता है। और ये प्रीवोस थ्योरी क्या कहता है कि रेट ऑफ रेडिएशन, सबसे पहला पॉइंट उसने क्या बताया था, एवरी बॉडी इमिट्स द हीट एट ऑल टेम्परेचर्स एक्सेप्ट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर। और दूसरी बात उसने बताई थी कि रेट ऑफ रेडिएशन or emissive power of a body depends on its own temperature and doesn't depend on the temperature of surroundings। तो ये तो चलो प्रीवोस ने बता के रखा था, ऑलरेडी उसने ये डेवलप करके रखा था। स्टीफेंस ने क्या किया, ये देखा कि जो रेट ऑफ इमिशन है, कोई भी बॉडी जब इमिट करता है, हीट इमिट करता है, तो वो रेट ऑफ इमिशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसने ढूंढ के निकाला और एक्सपेरिमेंट करके ढूंढ के निकाला। और उसको ये पता चला कि अगर एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी हम समझते हैं, ये सपोज परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो उसका जो इमिसिव पावर है या रेडिएंट पावर है, तो उसको हम आर डिनोट करते हैं। वो रेडिएंट पावर उसने ये देखा कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये बात जो है वो स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन कहलाती है, याद रखो ठीक से। व्हाट इज स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन? इट सिंपली टेल्स अस दैट द रेट ऑफ the rate of emission, or we can say that the emissive power of a perfectly black body always is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. This statement is called as Stephen's law of radiation. I will repeat again. The emissive power or radiant power of a perfectly black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. This statement is called as Stephen's law of radiation. And in the next step, we can say this Rb will be equal to some constant, that is sigma, into t raised to 4, where this sigma stands for the Stephen's constant. Remember, Stephen's constant, which is going to be equal to, तो ये जो Stephen's constant है उसका भी जो वैल्यू है वो भी एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जा सकता है। इट इज अबाउट 5.67 into 10 raised to -8, ये वैल्यू है Stephen's constant का, याद रखो ठीक से। What is the unit of this Stephen's constant? Obviously, Stephen's constant will be defined as the emissive power or radiant power divided by temperature raised to 4। तो radiant power का यूनिट क्या है, याद है लास्ट टाइम हमने डिराइव किया था? Radiant power is actually defined as the amount of heat emitted per unit area per unit time, right है? तो radiant power का यूनिट हो गया, एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल, पर एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। तो इसलिए वो बन गया ऐसा यूनिट ऑफ रेडिएंट पावर विल बी जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, और वी कैन आल्सो कॉल इट टू बी इक्विवेलेंट टू वाट पर मीटर स्क्वायर। समझा कैसे? क्योंकि जूल पर सेकेंड इज ऑलरेडी कॉल्ड वाट, इट्स अ यूनिट ऑफ पावर एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज रेडिएंट पावर आल्सो और इमिसिव पावर आल्सो। तो इट्स स्पेशल टाइप ऑफ पावर, हीट पावर उसको हम बोल सकते हैं। तो उसका जो यूनिट है वो होता है वाट पर मीटर स्क्वायर, रिमेंबर। एंड इफ वी पुट इट हियर देन वी कैन गेट दिस सिंपली एज वाट पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर का फोर्थ पावर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा केल्विन रेज टू 4 एंड हेंस वी कैन से दैट ऐसा यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट विल बी वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4। रिमेंबर, ये अच्छी तरह से याद रखना है हमको। ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा और स्टीफेंस कांस्टेंट इज गिवन बाय वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4। ओके, जैसे हमको ये मिलता है we can find out this SI unit, and now we can see this Stephen's law. This is a Stephen's law, we can say। तो अगर हमको टेम्परेचर दिया है किसी भी बॉडी का, तो उससे हम इसका इमिसिव पावर निकाल सकते हैं या रेडिएंट पावर निकाल सकते हैं बॉडी का। और चलो ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ये लॉ है, लेकिन हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं ऑर्डिनरी बॉडी के लिए भी,
क्योंकि हमको पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन कैसे डिफाइन किया जाता है, the radiant power of a body upon radiant power of a perfectly black body, that is called as the coefficient of emission of any particular body, right? And hence we can say ये अगर RB को उस तरफ लेके जाएंगे तो हमको ये मिल जाएगा R is equal to E into RB. Yes, any doubt? ओके चलो ठीक है, तो R इज इक्वल टू ये जो RB है उसको अगर वो साइड में लेके जाएंगे ना तो हमको ये मिल जाएगा R इज इक्वल टू E इंटू RB, ये हमको फॉर्मूला मिल जाएगा। और जबकि RB का जो वैल्यू है वो हमको पता है ऑलरेडी, यहाँ पे हमने देखा है सिग्मा इंटू टी रेज टू 4, तो ये हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा R इज इक्वल टू E इंटू सिग्मा टी रेज टू 4, ये हमको मिलता है रेडियंट पावर ऑफ एनी ऑर्डिनरी बॉडी। कोई भी ऑर्डिनरी बॉडी का जो रेडियंट पावर है वो हम निकाल सकते हैं इस तरह से, नो डाउट। चलो ठीक है, अभी चलो ठीक है, रेडियंट पावर तो हमको मिल गया, बट हाउ कैन वी गेट द रेडियंट एनर्जी एक्चुअली? तो रेडियंट एनर्जी मिलने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे फिर से कि रेडियंट पावर जो होता है वो हमेशा रेडियंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हुआ करता है। तो अगर वो डाल देंगे यहाँ पे तो हमको ये मिल जाएगा Q अपॉन A इंटू टी इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू E सिग्मा इंटू टी रेज टू 4, करेक्ट है? तो इससे हमको ये मिलेगा Q बाय टी विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू A, तो ठीक से तो ये बन जाएगा A E सिग्मा इंटू टी रेज टू 4, जहाँ पे हमने क्या किया, ये जो A था उसको हमने वो साइड में भेज दिया जिससे वो A E sigma T raised to 4 बन गया, and this Q by T is actually called as rate of radiation, remember। तो rate of radiation जो है, तो rate of radiation is given by you can say A E sigma into T raised to 4, or rate of emission of heat we can say, at what rate the heat is emitted is given by A E sigma T raised to 4, and उससे भी आगे जाके the amount of heat emitted in some time t can also be found out in the same way here, that is Q is equal to A E sigma into T raised to 4 into small t. So here this is going to be the formula for finding the total amount of heat emitted. तो ये जो formula है, this is the formula for amount of heat emitted, remember। The total amount of heat emitted in the time t can be found out by using this formula, and rate of emission जो है, this rate of emission of heat can be found out by this formula, remember। तो ये दोनों फॉर्मूले से हमको रेट भी मिलेगा और टोटल अमाउंट ऑफ हीट भी मिल जाएगा। अभी देखो एक सिंपल सी बात है तो हमको समझनी है, there is a very big difference between the rate of emission of heat and rate of loss of heat। देखो ठीक से, what is rate of emission of heat, or it is also called as the rate of radiation of heat, and what is how it is different from the rate of loss of heat? Somebody can tell me what is the basic difference between these two, rate of loss of heat? ये अगर समझ जाओ तो स्टीफेंस लॉ का जो अगला डेरिवेशन है वो तुमको समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। कौन बताएगा? चलो, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट और रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट, फर्क क्या है? देखो, रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट जो है वो अगर सपोज कोई बॉडी अगर इस तरह से हमने यहाँ पे रखा हुआ है तो वो चारों तरफ जो हीट इमिट करता है, तो जिस रेट से वो हीट इमिट करता है उसको बोलेंगे रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट, इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स अगर हो या ना भी हो तो भी वो उसी रेट से हीट इमिट करेगा, उसको बोलते हैं रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट, एंड इट इज गिवन बाय आर, रिमेंबर। बट नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, then we will have to talk about surroundings also। तो उस केस में हमको सराउंडिंग्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा।
तो सपोज ये बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर T है, यहाँ पे भी सपोज बॉडी का टेम्परेचर तो T हाँ ही था, नो डाउट। बट अगर सपोज ये बॉडी जो है वो हीट इमिट कर रहा है सराउंडिंग्स की तरफ, इट इज इमिटिंग द हीट टू द सराउंडिंग्स, तो वो उसने जो जिस रेट से ये बॉडी हीट इमिट कर रहा है सराउंडिंग्स को, तो उसको तो हम बोलेंगे चलो रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट, नो डाउट। बट एट द सेम टाइम सराउंडिंग्स इज एट द टेम्परेचर T नॉट हियर, कुछ ना कुछ टेम्परेचर पे सराउंडिंग्स भी तो रहेगा कि नहीं, जरूर। एंड नाउ सराउंडिंग इज ऑल्सो इमिटिंग द हीट एंड दैट हीट इज रिसीव्ड बाय दिस बॉडी एक्चुअली, and hence whatever is the amount of heat emitted by the surroundings which is received by the body will be absorbed in the body and it will be taken back by the body, and that's why the net loss, तो loss का मतलब क्या होगा, देखो अगर ये बॉडी जो है वो अगर R रेट से हीट इमिट कर रहा है, लेकिन सराउंडिंग्स जो है वो अगर R नॉट इस रेट से अगर हीट इमिट कर रहा है, तो ऐसे केस में बॉडी ने जो दिया हुआ हीट है तो वो हो गया R पर सेकेंड, माइनस बॉडी ने जो लिया वापस सराउंडिंग से जो वापस लिया उसको बोलेंगे R नॉट। तो इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट विल बी R माइनस R नॉट, whereas rate of emission of heat is simply R, simply, no doubt। तो ये जो है यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बोले तो R माइनस R नॉट, मतलब बॉडी ने जितना दिया माइनस सराउंडिंग ने जो जितना दिया, तो ये अगर आप डिफरेंस ले लेंगे तो उसको बोलेंगे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। जबकि बॉडी ने जो इमिट किया सराउंडिंग्स हो या ना हो, तो वो बॉडी जिस रेट से हीट इमिट करेगा तो उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट। तो अभी यहाँ पे चलो रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट जो होता है उसका तो जनरल फॉर्मूला हमको मिल चुका है अभी अभी ऑलरेडी। देखो स्टीफेंस लॉ से हमने अभी अभी ये फॉर्मूला निकाला रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट जो होता है, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है जो कि अभी उसको हमको R नहीं बोलना होगा, एक्चुअली उसको हम क्या बोलेंगे Q बाई टी बोलना पड़ेगा ना हमको उसको, या DQ बाई dt बोल देंगे चलो, ठीक है। तो यू कैन कॉल इट एज DQ बाई dt। तो नहीं तो एक मिनट, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर क्या उसको डिनोट किया है चेक करो एक बार। कोई लेटर से डिनोट डिनोट ही नहीं किया है, मैं वर्ड्स में ही बोला। ठीक है जनरल। तो बेसिकली ये जो है हमको समझना है कि बॉडी का जो ठीक है, तो रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट बाय द बॉडी लेट अस डिनोटेड बाय DQ बाय dt ओनली। और किससे डिनोट करें, R से डिनोट करें, स्मॉल r से चलेगा ना, वैसे भी जो चाहिए वो हम डिनोट कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो लेट अस डिनोटेड बाय स्मॉल r। स्मॉल r मतलब क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट। ओके, तो स्मॉल r के लिए हमको ऑलरेडी फॉर्मूला मिल चुका है, तो जो कि देखो ठीक से, so small r is going to be equal to dq by dt, मतलब ही a e sigma into t raised to 4, and actually r का कैपिटल R का जो फॉर्मूला है मतलब ही द रेट ऑफ इमिशन का जो फॉर्मूला है वो हमको मिल चुका है ऑलरेडी, e sigma into t raised to 4। ओके, बट अभी देखो अगर सपोज हम रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट की बात करना चाहते हैं, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि द बॉडी इज इमिटिंग द हीट विद द रेट ऑफ इमिशन ऑफ R।
and body is absorbing the heat back at the rate of that is given by R naught. तो इसलिए अभी इसमें क्या है ना कि अगर स्टीफेंस लॉ अगर यूज करेंगे यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं आराम से कि rate of emission is always directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. तो अब ये दोनों हीट इमिट कर रहे हैं तो दोनों का जो रेट ऑफ इमिशन है वो दोनों के फोर्थ पावर पे डिपेंड करेगा जरूर. तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ इमिशन और वी कैन से द रेडिएंट पावर ऑफ बॉडी. टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेडिएंट पावर ऑफ बॉडी. इट इज गोइंग टू बी सिंपली E sigma into T raised to 4, correct है. And what is the rate of or we can say what is the radiant power of the surroundings. सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कितना है T नॉट है ना तो इसलिए फिर T नॉट टेम्परेचर पे वो सराउंडिंग्स कितने रेट से या कितने इमिसिव पावर के साथ हीट इमिट करेगा तो उसको बोल देंगे R नॉट. तो दैट R नॉट विल एक्चुअली बी इक्वल टू E सिग्मा इनटू T नॉट रेज़ टू 4. देखो ठीक से क्योंकि यहाँ पे T नॉट इज गोइंग टू बी द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स. सो सराउंडिंग्स का जो रेट ऑफ इमिशन है वो उसके खुद के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और जो बॉडी का जो रेट ऑफ इमिशन है या उसका जो रेडिएंट पावर है वो उसके खुद के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. दोनों का रेट ऑफ इमिशन या दोनों का पावर इमिसिव पावर दोनों के खुद के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. बट अभी यहाँ पे क्या है ना कि व्हाट इज द डिफरेंस R माइनस R नॉट कितना है. व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर रेडिएशन पावर्स. तो उनके इमिसिव पावर्स में डिफरेंस कितना होगा तो वो बनेगा E इंटू सिग्मा इंटू T रेज़ टू 4 minus E sigma into T naught raised to 4, and that is because of if you take this E and sigma common then we can get this in sub bracket so T raised to 4 minus T naught raised to 4. ये सिंपल सी बात जो हमको मिलती है. This is called as the difference in rate of emission of both of these body and surroundings. And actually if you want to find out the rate of loss of heat then you have to multiply this by time and then you can get this as this by area. इसको हमको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी पर यूनिट एरिया ही है ना. तो एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट. सो यू कैन से द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट by the body will be actually equal to A into E into sigma into T raised to 4 minus T naught raised to 4. So this is basically the final conclusion of this Stephen's law of radiation. Remember. तो समझा ठीक से rate of loss of heat और rate of emission में क्या difference होता है. What is the formula for simply rate of emission? Tell me. रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट कैसे निकालेंगे क्या फॉर्मूला है उसके लिए. यही तो जो ना तो इसको रेडिएंट पावर को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको रेट ऑफ इमिशन मिलेगा A इंटू E इंटू सिग्मा इंटू T रेज़ टू 4. दिस इज द रेट ऑफ इमिशन वेयर एज दिस इज द रेट ऑफ लॉस. तो जब हम रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के बारे में बात करते हैं तो उसमें सराउंडिंग्स का भी टेम्परेचर आ जाता है. लेकिन जब हम रेट ऑफ इमिशन के बारे में बात करते हैं तो उसमें सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कभी नहीं आता तो सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर उसमें आ जाता है. तो याद रखिए बात ठीक से. सो दिस इज ऑल अबाउट द concepts which we have to discuss in this chapter. Let us see the textbook once again what we have to discuss about. देखो क्या क्या देखा हमने आज. कैंपेन वगैरह है नहीं ऑनलाइन. बातें मत करो रे. कौन बात कर रहा है. सर कंप्यूटर पे ओके. तो फिट्स ऑफ लॉ तो हमने लास्ट टाइम किया था. आज हमने देखा द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो ब्लैक बॉडी जब हम हीट करते हैं तो उसमें से जो रेडिएशंस निकलते हैं वो रेडिएशंस का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो उसका जो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ अगर ग्राफ बनाते हैं तो पता चलता है कि जैसे जैसे वेवलेंथ कम होता जाता है वैसे वैसे यहाँ पे मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो वैसे वैसे यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो कम कम होता जाता है. और इसलिए ये जो
Bell's displacement law क्या कहता है? Lambda max is inversely proportional to the absolute temperature of the body. This is called as the Bell's displacement law. And उससे भी आगे जाके Stephen's law हमने देखा. It's also called as Stephen's-Boltzmann's law, because the credit should be given to the both of these scientists independently, because they have found out this law independently. And you can see that the radiant power of a body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. यहाँ पे करेक्शन है, देखो कि ये जो R है, तो R के बदले यहाँ पे RB होना चाहिए. समझो क्यों? क्योंकि इट्स अ ब्लैक बॉडी. यहाँ पे जो उन्होंने बोला है ना, rate of emission or radiant energy per unit area of a or radiant power per unit area of a perfectly black body बोला है ना उन्होंने. तो perfectly black body होने की वजह से यहाँ पे RB होना चाहिए वो. तो चलो ठीक है, RB is going to be this proportional to T raised to 4, and because of that we can say that this sigma is a Stephen's constant whose value is 5.67 into 10 raised to minus 8 we have seen already. And then ये R को अगर हम Q by AT से अगर रिप्लेस कर देंगे तो वो हमको मिल जाएगा Q by AT is equal to a sigma into T raised to 4. And if we take for the ordinary body के लिए फिर यहाँ पे न्यूक्लियर अकेडमी बिचारो हैंग गयो कई करू गए दोबारा रूम. ओके, तो ये हमने देखा emissive power of the ordinary body is going to be sigma into T raised to 4. And then if we consider the surroundings also, so rate of loss of heat or the difference in the radiant powers of body and surroundings will be actually equal to sigma E into sigma into T raised to 4 minus T naught raised to 4. तो ये हमको मिलता है. This is the final derivation in the chapter. So this is all about the chapter. ये पूरा चैप्टर हमने इसमें देखा. ओके, तो अनम्यूट करो सभी और कैमरा भी. Yes, all of you are requested to unmute yourself and open the camera. वीडियो चालू करो सभी. क्या करने का है? अभी ICICI का यूज करें, ICICI ऐप में जाके ये सब डाल. अरे गप्पे मारने के लिए आगे किधर? कौन है वो? Yes, unmute your mics and just start your video fast. Time मत लगाओ. Okay, चलो बताओ फटाफट. लोकेश बताओ. लोकेश, what is Stephen's law of radiation? R is equal to E into area into time. Yes, R is equal to E A temperature. R मतलब क्या? Radiation power or radiant power, है कि नहीं? Radiant power of a perfectly black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. This statement is called as Stephen's law of radiation. Okay, Kirchhoff's law बताएंगे. Nodal. बोलो क्या हुआ? हाँ, सुने हुआ. एक बार जोर से चालू करता हूँ. अरे Nodal, बोलो फटाफट Kirchhoff's law.
सुन रहे को नहीं? हेलो क्योंकि हमारे हाँ, सर, rate of emission of black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. ये स्टीफेंस लॉ हो गया। मैंने क्या पूछा? किरचॉफ लॉ क्या है? किरचॉफ लॉ, व्हाट इज द किरचॉफ लॉ? The coefficient of absorption is exactly same as the coefficient of emission, isn't it? हाँ, yes The sir. coefficient of absorption और coefficient of emission same होते हैं। ये जो लॉ है वो किरचॉफ लॉ कहलाता है। Okay, what is the radiation power? Radiant power और emissive power का फॉर्मूला क्या है? डेफिनेशन क्या है? कौन बताएगा? प्रथमेश, बोलो प्रथमेश फटाफट। रेडिएंट पावर Q is directly equal to RAD. the amount of heat, radiant heat emitted per unit time per unit area by a body is called as the rated. radiant power or emissive power also. What is Benz displacement law? Ankita, Ankita बोलो फटाफट। Benz displacement law। equals to E into sigma T raised to 4. नहीं, स्टीफेंस लॉ है वो। Benz displacement law अभी नहीं पता क्या? The wavelength corresponding to maximum intensity is inversely proportional to the absolute temperature of the body. Okay, तो चलो आज का होमवर्क याद रखो ठीक से। ये शेयर स्क्रीन दिख रहा है तुमको? टेक्स्ट बुक दिख रहा है ना? Yes sir. टेक्स्ट बुक का जो पीडीएफ है उसमें से देखो ठीक से। ये सारे जो क्वेश्चंस है, आंसर इन ब्रीफ, सेकंड वाला क्वेश्चन जो है ना, आंसर इन ब्रीफ, तो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कौन से हैं वो करके रखो सब, ठीक है? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ओनली, न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे चाहिए तो। मुझे लगता है यहाँ पे 11 से न्यूमेरिकल्स चालू होते हैं, बराबर? 11th वाला जो क्वेश्चन है वहां से न्यूमेरिकल्स चालू होते हैं। तो पहले 10 क्वेश्चंस जो है वो तुमको करने हैं एज अ होमवर्क फॉर टुडे। और अभी मेरे पास रिकॉर्ड है, प्लीज डोंट मेक द नॉइज। अच्छा देखो, लास्ट चैप्टर जो हमारा था फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का, तो उसमें से मैंने कुछ आपको पांच एक पीडीएफ फाइल्स भेजे थे होमवर्क करने के लिए। तो उनका होमवर्क मुझे बहुत सारे लोगों का पहुंचा है, लेकिन अभी तक भी सबका नहीं पहुंचा है। अभी तक भी कई सारे बच्चे बाकी है जिन्होंने अभी तक होमवर्क नहीं किया है। उनको क्या प्रॉब्लम है और क्या उसका रीजन है, क्यों नहीं उन्होंने सेपरेट किया है, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। कोई ने तो अभी तक सर्कुलर मोशन का भी नहीं किया है। रोटेशनल डायनामिक्स का जो चैप्टर हुआ था हमारा, तो रोटेशनल डायनामिक्स का भी अभी तक होमवर्क सबमिट नहीं किया है। क्या रीजन है उसका? किस का बाकी है? जरा हाथों पर करो। और लेक्चर में से लीव मत करो, बोलो फटाफट किस का बाकी है रोटेशनल मोशन का और डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का। सर मेरा सेकंड चैप्टर बाकी, थर्ड हो गया। हैंड रेज करो, हैंड रेज फटाफट। किसका बाकी है? जल्दी हैंड रेज करो।
नो मृणाल जाधव सर सेकंड चैप्टर क्यों अभी तक क्यों नहीं सबमिट हुआ है? सर सेंड करना बाकी है बस। कभी करेंगे फिर। हाँ करता हूँ मैं send। कंप्लीट है, सेंड करना बाकी है। कल तक होगा सबका कंप्लीट? हाँ सर हो जाएगा। फ्लूइड्स का, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का तो करो कम से कम, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का मुझे सबका कल तक चाहिए होमवर्क, ठीक है? क्योंकि अभी ये चैप्टर का भी अगर आ जाएगा तो फिर वापस पेंडिंग पड़ जाएगा ना, फिर कभी करेंगे फिर अगर पेंडिंग पड़ता रहेगा तो ऐसा मत करो। यस सर। जो इसका जो होमवर्क है वो टाइम पे करते रहो ठीक से। तो ठीक है, मैं अभी यहाँ पे लेक्चर ये स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर मैथ्स का रहेगा। संदीप सर मैट्रिसेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो सर का मुझे लगता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चल रहा है ना, जो स्टार्ट किया उन्होंने, ठीक है? यस सर। तो मैट्रिसेस आज स्टार्ट होगा। एक्चुअली लास्ट ईयर का जो डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस है उसका ही वो कंटिन्यूएशन है। तो लास्ट ईयर तुमने मैट्रिसेस वगैरह थोड़ा बहुत किया रहेगा, तो उसका ही नेक्स्ट पार्ट जो है वो 12th स्टैंडर्ड ग्रुप को है, तो वो आज स्टार्ट होगा, ठीक है? अब संदीप सर को तुम में से कई लोग पहचानते होंगे, कई लोग नहीं भी पहचानते होंगे। मोस्टली वाडिया ब्रांच के जो स्टूडेंट्स है वो संदीप सर को पहचानते रहेंगे, लेकिन विश्रांतवाड़ी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए सर नए हैं, तो वो थोड़ा सा है, ठीक है? तो 6:30 बजे उनका लेक्चर स्टार्ट होगा। तो मैं फिर यहाँ पे ये लेक्चर जो है वो यहाँ पे भी खत्म करता हूँ। अच्छा, और एक बात कि आप सभी के ईमेल आईडी जो है वो मुझे चाहिए रहेंगे। सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का ईमेल आईडी जो है वो मुझे भेज दो, ठीक है? कल तक। वो तो 2 मिनट का काम है, वो कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है? तो कल तक मुझे ईमेल आईडी चाहिए, स्टूडेंट्स का ईमेल आईडी और पेरेंट्स का ईमेल आईडी, ठीक है? नाम के साथ भेजना तो मुझे भी पहचानने में आएगा, ठीक है? ओके। और अगर नहीं है आपके पास, अगर सपोज कोई स्टूडेंट जो है उसके पास ईमेल आईडी नहीं है, मतलब उसका जीमेल अकाउंट ही नहीं है सपोज, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जीमेल अकाउंट निकालो, ठीक है? एक दिन तक, मतलब आज दिन भर में कभी भी या कल दिन भर में कभी भी जीमेल अकाउंट निकाल लो, ठीक है? गूगल का एक अकाउंट निकाल लो, जीमेल आईडी, और उसके बाद वो फिर मुझे फॉरवर्ड करो, ठीक है? पेरेंट्स का सेपरेट होना चाहिए, तुम्हारा सेपरेट होना चाहिए, ओके? Thank you all of you. Thank you, sir. Thank you so much. For my side. Thank you, sir. Bye.